हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा अपन ने अपना बॉटनी का जो प्लांट किंगडम था वो स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा बेसिक बताया था और बताई थी कि भाई एल्गी ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब आपको पता है कि भाई कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज अपन एल्गी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बच्चा मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अच्छे से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो आज अपन क्या करेंगे, एल्गी के बारे में जो आगे का जो टॉपिक है, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, कल अपन ने जो बात करी थी वो चीज़ मैंने लिख दी है ना, पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दी। एल्गी का अपन हैबिटेट, सिर्फ एल्गी का हैबिटेट देखा, देन उसका स्ट्रक्चर देखा, थैलस लाइक होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एल्गी जो होती है उनको 4 पार्ट में डिफर कर रखा है, 4 मेजर फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो वो 4 मेजर फीचर कौन से थे? एक तो सेल वॉल था, पिगमेंट था, फ्लैजिला था और स्टोरेज। ये 4 ऐसे मेजर फीचर्स थे जिनकी वजह से इन तीनों एल्गी को डिफर कर रखा है मेनली। तो बच्चा ये टॉपिक मैंने आपको कल समझा दिया था। ग्रीन एल्गी का मैंने चारों बताया था, देन ब्राउन एल्गी का चारों बता दिया था, रेड एल्गी के चारों बता दिया था। ये अपन ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था। देन मैंने फिर बोला था कि आगे वाले टॉपिक में मैं एल्गी का रिप्रोडक्शन बताऊंगी। अब पहले पूरा अच्छे से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जितनी भी एल्गीज हैं, ग्रीन, रेड और ब्राउन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी एल्गीज है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद मैं आपको फिर ग्रीन एल्गी स्टार्ट कर दूंगी। मैंने आपको बोला था, ये सिर्फ आपको पूर्व से बताया था मैंने कि अगर ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि इन तीनों को किस बिहाफ पर अलग कर रखा है, तो वो इन चारों के बिहाफ पर ये तीनों अलग अलग होते हैं और इसके बारे में अपने बात करी थी, ठीक है। अब वापस नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी वापस स्टार्ट करेंगे तो उसमें वापस लिखूंगी मैं, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें पर रिप्रोडक्शन बाय एल्गी। तो एल्गी के द्वारा का जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चा, उस वो कैसे होता है, ठीक है। चलो तो बच्चा देखो, बुक में आपके दे रखा है कि जो एल्गी होती है वो 3 तरीके से, वैसे तो 2 में ले लो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बुक में दे रखा है इसलिए मैं 3 बता देती हूँ, है ना। 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तीनों को बांट लेते हैं, ठीक है। तीनों को बांट लेते हैं, 1, 2 और ये 3 कि एल्गी में 3। ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे इन तीनों के लिए नहीं समझाना पड़ेगा, इसलिए एल्गी का समझा रही हूँ, फिर बस एक मेन टॉपिक लेके चलेंगे, ग्रीन एल्गी में ऐसा है, उसमें ऐसा, उसमें ऐसा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब सुनो, सबसे पहला है वेजिटेटिव। बुक में दे रखा है अच्छे से, पहला। दूसरा है बच्चा असेक्सुअल, ठीक है। और तीसरा आपके दे रखा है सेक्सुअल। ये 3 तरीके से एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकती है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, भले वो इन तीनों में कोई सी भी हो, मैंने फिर बोल रही हूँ मैं एल्गी का बता रही हूँ, मैंने किसी पर्टिकुलर का नहीं बोला। पर्टिकुलर का तब बताऊंगी अभी जब आऊंगी थोड़ी देर बाद, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में कि मैम ये क्या बता रहे हो, वही बता रही हूँ बच्चा जो बुक में लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। बस मैं एक जगह इकट्ठा करके बता रही हूँ। तो एल्गी का रिप्रोडक्शन समझ लिया अच्छे से, उसके बाद फिर इन तीनों में समझने की जरूरत पड़ी। चलो तो सबसे पहले है वेजिटेटिव। अब ऐसा लिख रखा है कि एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब बच्चों को यही पता नहीं रहता कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता। तो ध्यान रखना, अभी क्या होगा सब समझाऊंगी। पहले तो ये ध्यान रखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन आएगा आपके, वो आता है फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आएगा वो आएगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता ही है, बाय गैमेट फॉर्मेशन, ये तो आपको ध्यान ही है, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपने 3 है, समझ में आया। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन को पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन, क्या होगा बता दूंगी। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इनको मिटाने के बाद, ठीक है। तो पहले अपन इन दोनों का देखें। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से ध्यान से, आपको अच्छे से आता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ये कोई एल्गी है, ठीक है, ये फिलामेंटस एल्गी, कैसी भी हो सकती है, फिलामेंट होती है ना, कैसी भी एल्गी हो सकती है, आप कैसी भी ले लो, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अपने एक छोटा सा फ्रेगमेंट छोटे टुकड़ों में बांट देगी। ये ऐसा एक छोटा सा फ्रेगमेंट बन गया, ये छोटा सा फ्रेगमेंट बन गया, है ना। अब ये जो होंगे इन्वायरमेंटल पे डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंट का बाहर की सिचुएशन कैसी है, बाहर का इन्वायरमेंटल सिचुएशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी ये कर सकते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं, है ना, ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल सूटेबल टेम्परेचर होगा, सूटेबल पीएच होगा, अच्छा इन्वायरमेंट बिल्कुल सही होगा, तभी ये ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, है ना। जर्मिनेट का मतलब होता है डिवीजन करना। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करके वापस से फिलामेंटस बॉडी बना लेगा। तो
तो क्या करा कुल मिला के, ये देखो इस तरीके से होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें समय नहीं लगता लेकिन हाँ इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ध्यान रखना इसको अच्छा खासा। और यहाँ पर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन। पता है ना आपको कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन को मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है, वो इसका की फीचर होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, थोड़ा अच्छे समझ। अच्छा एक दूसरी बात तो बता दूं, फ्रेगमेंटेशन तीनों ही एल्गी शो करती है। बुक में देखोगे, वैसे तो मैं लिखवाऊंगी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बोलोगे मैम एग्जांपल बताओ, हाँ बच्चा एग्जांपल बता देते हैं। फ्रेगमेंटेशन तीनों ही एल्गी शो करती है, इवन स्पोर फॉर्मेशन भी तीनों एल्गी शो करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों के एग्जाम्पल तीनों ही एल्गी हो गए। बुक में देख लेना, आपके बुक में तीनों में अलग अलग डिफाइन करके मैंने एक साथ बता दिया कि स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों के अंदर होता है। पता है ऐसा क्यों? मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना प्रीफर समझते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो इतने साधन नहीं होते और प्लस उनको ना कम समय में ज़्यादा संख्या बढ़ानी पड़ती है, और ज़्यादा और कम समय ज़्यादा संख्या बना रहे थे उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता कि मियोसिस करो, क्रॉसिंग ओवर करो, वो करो, फलाना करो। मतलब कुल मिला के मतलब ये डिवीजन करना होता है तो उनको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। आया समझ में? तो पहले तो ये ध्यान रखो। तो इन दोनों, ये बात पहले बता दें कि स्पोर फॉर्मेशन और अब ये क्या होता है सब बताऊंगी। स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन ये तीनों ही एल्गी शो करते हैं। खैर सेक्सुअल भी करते हैं बट कुछ कुछ एल्गीज नहीं करते, कुछ कुछ एल्गी नहीं करते, वो खैर अपन दाग के देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, थोड़ी जगह रख दूँ, वो थोड़ा बड़ा है ना इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ ना। ये अपने पास फिलामेंट थी, इसने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करे और देन वापस से ये जर्मिनेट हो गई, ठीक है। जर्मिनेट करके नया फिलामेंटस बना लेगी, ठीक है। चलो अब इसको अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। अब अपन आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले एक बात और, असेक्सुअल के अंदर ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है, ध्यान रखना। बुक में अलग मेंशन कर रखा है इसलिए मैंने अलग बताया, लेकिन आप कंफ्यूज मत रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाता है। तो अगर तुम इसको इसमें डालना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बुक में ये मेंशन कर रखा है अलग से कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन होगा, ये अलग से मेंशन कर रखा है, इसलिए बताना जरूरी है। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे देखो, हाँ अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चा। देखो क्या होता है, मान लो ये अपनी पूरी पूरी एक फिलामेंट है, ठीक है, अच्छे समझना, मैं डायग्राम से बताऊंगी, है ना, बोलती जाऊंगी डायग्राम बनाऊंगी। ये अपने पास पूरी की पूरी क्या है, ये फिलामेंट है, ठीक है, कोई एल्गी है, फिलामेंटस कैसी भी है, ठीक है। अब इसका एक एल्गी, एक सेल, इसकी एक सेल अपने ही अंदर मैनी सेल्स बनाने लग जाएगी, बहुत सारी सेल्स, यानी यहाँ पर माइटोसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा और एक अलग सी सेल बनेगी, यानी कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। देखो ये आपके पास ऐसा था, मान लो ये वाली सेल है जो जर्मिनेट होगी यानी ये डिवीजन करेगी, ठीक है, तो और कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा ये सेल्स ऐसी थी, ये वाली सेल अलग है जो डिवीजन करेगी और ये वाला कुछ ऐसा। अब इसमें अलग अलग सेल्स बनने लग जाएंगी, ये कुछ ऐसा सेल, देखो एक ही सेल में कितने सारे सेल्स बन गए, इनको बोलते हैं बच्चे स्पोर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्स? अब क्वेश्चन आता है स्पोर्स क्या होते हैं, अब ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ेंगे सब मिटा के, इसलिए इसको अपन साइड में रख देते हैं अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्स? अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो अपने मन से पूछना कि स्पोर्स क्या होता है, बिना देखे आंसर बताना। वैसे तो बता देते, फिर भी दिमाग में तो सोचना एक बार कि स्पोर्स क्या होता है। अब बोल मैम इतनी कॉमन चीज़ पूछो, बच्चा देखो सुनो, स्पोर जो होते हैं एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये तो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, एल्गी में या फिर नॉर्मली ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स दो तरीके के बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, दो तरीके के स्पोर्स बन सकते हैं। एक तो बनते हैं मोटाइल स्पोर्स और एक बोलते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब याद होगा कल मैंने आपको फ्लैजिला पढ़ाया था, तो फ्लैजिला का आपको पता भी है कि फ्लैजिला अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी भी सेल के अंदर होता है तो वो मोटाइल होता है, क्योंकि मूव करा में लोकोमोशन करवाता है। और अगर किसी के पास फ्लैजिला नहीं होता है तो नॉन मोटाइल, तो मैं डायग्राम में बना देती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ, है ना, नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो दो तरीके के मोटाइल्स या स्पोर्स हो सकते हैं, एक तो मोटाइल स्पोर्स और एक नॉन मोटाइल स्पोर्स। पहली बार तो ये ध्यान रखो। अब ध्यान से सुनो, मोटाइल स्पोर्स को कहते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स बोलते हैं। ये है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं अभी क्वेश्चन की बात करूंगी, 2017-18 के अंदर भी आया था, अब सुनते जाओ। और नॉन मोटाइल जो स्पोर्स बनते हैं उनको बोलते हैं अप्लेनो स्पोर्स। क्या बोलते हैं? अप्लेनो स्पोर्स।
क्या बोला मैंने, वापस मैंने बोला स्पोर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। एक तो अगर उस स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो अब एक काम को डायग्राम बनाओ, कहाँ बनाऊँ डायग्राम, यानी ये मोटाइल वाला कुछ ऐसा होगा, ये सेल है और ये मोटाइल यानी ये फ्लैजिला और ये सेल, और इसमें सिर्फ ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ ऐसे स्पोर्स बनेंगे, यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स। समझ गए ना, जैसे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सिर्फ फ्लैजिला नहीं होगा, खैर वो तो आपको आता है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला, स्पोर्स जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मोटाइल स्पोर्स और एक नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं जू स्पोर। कैसे याद रखोगे, जू मतलब एनिमल, एनिमल मतलब चल सकता है, ऐसे याद रखो। तो जू स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो चल सकते हैं, मोटाइल, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और दूसरा है नॉन मोटाइल स्पोर्स को क्या बोलते हैं अपन, अप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। बच्चा अब क्वेश्चन क्या आता है ये सुनो, आपके हमेशा ध्यान रखना, प्लांट किंगडम में हमेशा लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से करेक्ट बताइए, इनमें से राइट बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको लैंग्वेज में देते हैं। तो पूछा जाता है जू स्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर्स या फिर असेक्सुअल स्पोर्स। तो पहली बात तो जू स्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स आर असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, पहला तो ये। अब इंडिविजुअल बात करें तो जू स्पोर्स क्या होंगे, जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स, और अप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स। तो बच्चा ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। मैं कहाँ लिखूँ इसको, मैं यहाँ लिख दूँ, जू स्पोर्स एंड अप्लेनोस्पोर। बच्चा मैं वही बात करूंगी जो इस चैप्टर में आपके नीट में पूछे जाते हैं, मैं फालतू नहीं बात करूंगी, ठीक है। तो पहले अगर इन दोनों के लिए पूछे, अगर दोनों साथ में दे रखा है तो सिर्फ एक ही लाइन देगा, क्या देगा, ये दोनों क्या होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। देख लो, असेक्सुअली में बन रही असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहली लाइन। दूसरी, अगर आपको मेंशन करें सिर्फ जू स्पोर्स के लिए आपको लाइन दे, तो जू स्पोर के लिए क्या बोलोगे, असेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स, ये तो है जू स्पोर, ठीक है। और अगर अप्लेनो के लिए बारे में पूछे, अप्लेनो स्पोर्स के बारे में पूछे, तो क्या बताओगे, असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर। ये है काम की बात, और बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, अब मत रखना, ठीक है। तो बच्चा स्पोर्स दो तरीके के बनते हैं एल्गी में, एक तो मोटाइल और एक नॉन, एक यूनिसेलुलर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मोटाइल में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और उनको अपन बोलेंगे जू स्पोर्स, और नॉन मोटाइल में फ्लैजिला प्रेजेंट उसको अपन बोलते हैं नॉन मोटाइल। समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, सबसे ज़्यादा पूछा, देखो यहीं से आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कि जो स्पाइरोगायरा होता है, अभी मैं वैसे एग्जाम्पल बताऊँ फिर भी बता रही हूँ, जो स्पाइरोगायरा होता है, ठीक है ना, वो भी आपके इस तरीके के होते हैं। खैर ये आपके दे रखा है ना, आपके ऐसे मेंशन कर, जैसे सेक्सुअल के अंदर रिप्रोडक्शन में ज़्यादा मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी नहीं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक ही के अच्छे से याद रखना है, वो है क्लोरोफाइसी, उसी में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, तो उसका ध्यान रख लेना प्लीज़, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आया। अच्छा अब अपन आते हैं अपनी चेन पर। तो स्पोर्स बन गए। अब सूटेबल कंडीशन देख के, अब सूटेबल कंडीशन होगा, अब क्या होगा, ये अपने पास ये था, क्या था ये बताओ, ये अपने पास फ्लैजिला था, सॉरी फिलामेंटस था, ये अपनी सेल्स थी, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो सेल होगी वो यहाँ से रप्चर हो जाएगी, और इसमें जो बहुत सारे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये निकल गए बाहर, ये बाहर निकल गए, ये देखो निकल गए स्पोर्स सारे के सारे। अभी मैंने स्पोर्स कैसे बनाए, मोटाइल, यानी जू स्पोर्स बोल सकते हैं इनको नॉर्मली। अब सुनना ध्यान से, एक मजेदार बात बताऊंगी। दूसरी बात, अब ये क्या करेंगे, अच्छे से टेम्परेचर और वायु हवा पानी को देखकर जर्मिनेट हो जाएंगे। अब ये क्या होंगे, जर्मिनेट। अब ये क्या होंगे, जर्मिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनेट? जर्मिनेट का मतलब होता है एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनाना, माइटोसिस, सेल डिवीजन करते रहना, ठीक है। और जर्मिनेट होने के बाद ये वापस से नया फिलामेंटस बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो काम की बात क्या थी वो देखो, यहाँ तो जो मैंने बताया इसके आड़ में मैंने तुमको काम की बात बताई है, वो ध्यान रखो, ठीक है। ये तो तुम कर लोगे, तुम्हें आती है अच्छी से, तुम्हें तो चेन बनाना बहुत अच्छे से आती है, तुम्हें कुछ आता नहीं हो, लेकिन ये तो जरूर आता होगा। लेकिन जो काम की बात है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखो, और तुम देख लेना पेपर उठा के, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं मिले तो ऐसा जू स्पोर अप्लेनो, जू स्पोर ये मिलते हैं क्वेश्चन, अब आप देख लें एक बार पेपर में, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखो, समझ में आ गया, बढ़िया। तो आपको ये ध्यान रखना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे तो मैं तुमसे वैसे पूछ नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लेते, मैं बोला पूछ लो मैम, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ये तीनों पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको सिर्फ पढ़ाए तो क्या था, मतलब एक डिफरेंस बताया था। तो ये चारों को डिफरेंस बताया था मैंने आपको। एक जब फ्लैजिला पढ़ा रही थी तब मैंने एक मेंशन करी थी एक बात, कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर तो आपको मोटाइल स्पोर्स या फिर मोटाइल या फिर उनके सेल में आपको फ्लैजिला दिखेंगे, लेकिन रेड एल्गी में आप हमेशा नॉन मोटाइल ही लिखोगे, बात करी थी मैंने। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे बोला
थोड़ा सोचना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन आपको ग्रीन, रेड और आपके ये ब्राउन में, तीनों में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन भी तीनों ही एल्गी में होगा, होगा नहीं होगा? हाँ मैम बिल्कुल होगा। अब मेरी एक बात सुनो, स्पोर फॉर्मेशन में 2 स्पोर्स बने, जूस स्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स, बने या नहीं बने? अब क्वेश्चन ही आता है किस एल्गी में कौन सा स्पोर बनेगा। तो अब बताओ, याद करने का इजी तरीका है कैसे कि मैम अपन ने बात करी थी कि ग्रीन और ब्राउन एल्गी में फ्लैजिलेटेड दिखेगा, यानी फ्लैजिला दिखेगा। इसका मतलब ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में आपको जू स्पोर असेक्सुअल दिखेंगे, यानी मोटाइल स्पोर्स दिखेंगे। और जो रेड एल्गी होती है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें आपको अप्लेनोस्पोर्स दिखेंगे। ये है काम की बात। अगर आपको वो लाइन समझ में आ गई तो इतनी भाषण करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप अपने दिमाग में फिट हो गई होगी। और बच्चों को हमेशा और यही तो क्वेश्चन आता है, रेड एल्गी क्यों डिफरेंस है? क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता रेड एल्गी में, उनकी सेल में, इसलिए रेड एल्गी में जो होते हैं वो अप्लेनोस्पोर्स बनते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। और बाकी के जो दोनों होते हैं, दोनों कौन? अपने ये ग्रीन और ब्राउन, इनमें आपके जू स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो मोटाइल होते हैं। खैर जब ये तीनों पढ़ाऊंगी तब वापस ही लाइन बोलूंगी, लेकिन अभी टॉपिक चल रहा है, मैं सोचा एक बार और बता दूँ तो मैं फिट हो जाए तुम्हारे भेजे में। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। चलो तो अब आगे चलते। तो ये था अपना वेजिटेटिव प्रोडक्शन और स्पोर, ये अपना असेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर अपन क्या बात करेंगे? एग्जाम्पल। खैर इसको मैं बिटा देती हूँ, अब अपन बात करते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। हो सके तो नोट कर लेना, बुक में ही छाप लेना, बुक में लिखी हुई ये लाइनें बुक में ही अंडरलाइन कर लेना। चलो अब इसको हटाते हैं और सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं। जल्दी फटाफट करते हैं इसको, देन उसके बाद अपन ये ग्रीन, रेड और ये वाला स्टार्ट करेंगे। हटा दो, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, थर्ड स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल। बच्चा सबसे पहले तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पर भी हो, भले किसी भी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट फॉर्मेशन साथ साथ वहाँ मियोसिस होगा। ये बात आपको पता है, बताने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, अपन मेन टॉपिक बात करते हैं। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता तो एक तरीके से, लेकिन उनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्गी का, और टॉपिक जो बच्चों को आता है तो समझ में ही नहीं आता, भेजे में ही नहीं आती, बस रटते रहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो अगर एल्गी गैमेट फॉर्मेशन करेगी तो 3 तरीके के गैमेट वो बना सकती है। पहला आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब अभी अपन बात करते हैं, पहले मैं लिख दूँ देन उसके बाद मैं चौक ले लेती हूँ। ठीक है, दूसरा है बच्चा अनआइसोगेमस। अनआइसोगेमस, ठीक है, और तीसरा है अपने पास ऊगेमस। नाम तो सुना ही होगा। हाँ मैम, नाम तो सुन रखा है हमने। ठीक है, ऊगेमस। ये 3 तरीके के होते हैं। ये क्या है? अरे ये रिप्रोडक्शन नहीं है, अरे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एल्गी 3 तरीके से अपने गैमेट्स बना सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग ऑफ गैमेट्स बना लेते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है मुझे वैसे, है ना। तो उसके हिसाब से ये 3 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के गैमेट बन सकते हैं अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो। अब आइसो का क्या मतलब होता है? मैम हमें आता है, मैम प्लीज़ मत बताइए, प्लीज़ मैम मत बताइए। और गैमस का मतलब होता है गैमेट, फिर भी मैं बताऊँगी, तुम्हें आता है फिर भी क्या करें, तो बताना पड़ेगा। अब याद कैसे रखोगे? ऐसे गैमेट्स जिनका, 1 मिनट रुको बच्चा, थोड़ा ना हटाना पड़ेगा इसको, जगह नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी यहाँ लिख दूँ, अनआइसोगेमस। ठीक है, अब सुनो, सेम गैमेट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? सेम मॉर्फोलॉजी। हाँ मैम, क्या मतलब है इसका? मॉर्फोलॉजी जानते हो सभी? बाहरी स्ट्रक्चर सेम हो। मतलब आइसो का मतलब सेम गैमेट, मतलब बाहर से जब आप मेल और फीमेल गैमेट को देखोगे बिल्कुल डिट्टो सेम दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल क्लोन। अंदर से जीनेटिक, याद रखना जेनेटिकली तो अलग है दोनों, याद रखना एक चीज़ को, मॉर्फोलॉजी सेम बट जेनेटिकली डिफर। ये पॉइंट याद रखना भाई, बताने वाली बात नहीं है वैसे फिर भी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, ध्यान रखना। अब सेम मॉर्फोलॉजी में आपके 2 तरीके के बन सकते हैं, या तो दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हो, या तो दोनों गैमेट्स मोटाइल हो, यानी उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो। देखो ऐसे आया समझ में? क्या बोला मैंने? अरे भाई दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम होने चाहिए। अब अगर दोनों के मेल और फीमेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं है तब भी वो सेम हुए, और फ्लैजिला अगर दोनों में ही है तब भी तो वो सेम हुए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसके बिहाफ पर जो आपके होता है एक स्टोरेज भी है। ठीक है, चौथा, हाँ, तो ये होता है, ये कैसे आपके नॉन मोटाइल गैमेट्स। अरे भाई अगर इनको देखो साथ में तो ये तो दोनों तो है, तो मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है ना, स्ट्रक्चर बाहर से दिखने एक जैसे रहे, और ये कैसे है? मोटाइल कैसे हैं? गैमेट। ठीक है,
चलो बढ़िया, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब सुनो क्वेश्चन में आपसे, अगर आप बुक में देखो तो आपके यहाँ पर पूछते हैं क्वेश्चन कैसे पूछोगे, अब कैसे याद रखोगे। बुक में आपके दे रखे हैं आइसोगेमस का एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगाइरा, कैसे दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है आइसोगेमस का स्पाइरोगाइरा, जिसमें आपको ये बात याद रखना कि आइसोगेमस में एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगाइरा, है नहीं, स्पाइरोगाइरा में लिख दूँ। अब कैसे याद रखोगे सुन लो, याद करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। और स्पाइरोगाइरा के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल बन रखे हैं, ये मेंशन कर रखा है आपकी बुक के अंदर, देख लेना एक बार, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्पाइरोगाइरा जो होता है आपके पास वो कैसा होता है, स्पाइरोगाइरा एस फॉर स्पाइरोगाइरा, एस फॉर सेम। तो पहले तो ये याद रखो कि स्पाइरोगाइरा जो होते हैं वो आइसोगेमस में आते हैं, पहले तो ये याद रखो, अगर ये याद हो जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइसोगेमस गैमेट्स बनते हैं। बुक में देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, मैं फिर बोल रही हूँ, बार बार नहीं बोलूँगी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया अपने आइसोगेमस। अब बात करते हैं अनआइसोगेमस। अनआइसोगेमस को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्या मैं अनआइसोगेमस को, इसको हटा के मैं वहाँ लिख दूँगी, ठीक है। क्या अनआइसोगेमस को ऐसा लिख सकते हैं, डिफर मॉर्फोलॉजी, अनआइसो मतलब सेम नहीं हो। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेंज मॉर्फोलॉजी। हाँ मैम, आप तो कुछ भी लिख सकते हो मैम, ऐसे बोल रहे होगे तुम लोग, है ना। अब ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि याद करने का सही रहेगा। अनआइसो के अंदर क्या होगा अपने पास, एक गैमेट ऐसा हो, एक गैमेट ऐसा हो। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक बड़ा छोटा वगैरह, एक मोटाइल नॉन मोटाइल वगैरह, समझ गए ना, मतलब कुल मिला के ऐसा होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी कैसी होनी चाहिए, डिफर होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, अनआइसोगेमस का क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, क्लेमाइडोमोनास में कौन आ रहा है, सी आता है, तो सी फॉर क्लेमाइडो, सी फॉर चेंज फॉर अनआइसो, ऐसे याद रख लेना, क्लेमाइडोमोनास। समझ में आ गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बुक में देख लेना, सबका सब एनसीईआरटी बेस्ड है, बस मैं आपके एक साथ बता रही हूँ। तीसरा आपका ऊगेमस, तीसरा कौन सा है बच्चा, ऊगेमस। ऊगेमस का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, ऊगेमस तो सबको आता है मैम, ऐसा गैमेट जिसमें फीमेल गैमेट बड़ी होती है और वो नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमेट छोटा होता है और वो मोटाइल होता है। याद है अच्छे से आपको, यस मैम हमें ध्यान है, ठीक है। यानी जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, आपकी बड़ी होगी, ठीक है, और कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। हाँ मैम ये तो आता है हमको, ठीक है। और जो मेल होगा वो कैसा होगा, वो छोटा होगा यानी स्मॉल होगा, और मोटाइल होगा यानी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कोई बोलते हैं मेरे हिसाब से, शायद क्या बोलते हैं, ऊगेमस इसी को बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल है आपके, क्या दे रखा है आपके, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये दो एग्जांपल दे रखा है ऊगेमस के। अब यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब अगर आप ध्यान दिया हो आपने, तो जितने भी एग्जाम्पल मैं मैक्सिमम बता रही हूँ सारे ग्रीन एल्गी के हैं। स्पाइरोगाइरा भी ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी। फ्यूकस आता है किसके अंदर, फ्यूकस किस में आता है, आपके ब्राउन एल्गी के अंदर। ध्यान रखना, फ्यूकस किस में आता है, आपके ब्राउन एल्गी में, ठीक है। खैर अपन ये बात करें, तो ये था आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, तीन तरीके से हो सकता है। अभी अपन तीनों की अभी स्टार्ट करेंगे, बस अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बस इन तीनों के ऊपर ही है। अब अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो ये एल्गी के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, एक तो एल्गी का रिप्रोडक्शन और ग्रीन एल्गी का ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ब्राउन और रेड में पूछे जाते हैं थोड़े यूनिक, बट इनसे इतने नहीं आते जितने ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। बढ़िया, तो अपन एक काम करें, हटा दें इसको, हटा दूँ, मिटा दूँ, हाँ मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। चलो बढ़िया, तो अब इसको हटाते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं अपना ग्रीन एल्गी, ठीक है। मैंने आपको पहले प्रॉमिस करा था, मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया है, आप अपन डिटेल पढ़ेंगे। आपको चीज़ मैंने पहले बोली थी। चलो स्टार्ट करें। पहली एल्गी है अपने ग्रीन एल्गी, स्टार्ट करते हैं। तो अब एल्गी को तीन डिफर मतलब उनके यूनिक फीचर के हिसाब से एल्गी को तीन मेन क्लासिफिकेशन करा गया, एक तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ग्रीन एल्गी में। अब देखो जब बता चुकी हूँ, फटाफट लिख दूँ ये सारे पॉइंट्स, पता है आपको। अब एक मज़ेदार बात और सुनो, सबसे पहले ये पाए का जाता है हैबिटाट। जब अपन स्टार्ट करते हैं हैबिटाट, अरे मैम क्या बता रहे हो, पानी होगा, अरे हाँ भाई पानी है, लेकिन मेनली फ्रेश वाटर। भाई देखो हैबिटाट किसी और को याद रखो नहीं रखो, बट ग्रीन एल्गी का तो याद ही रखना। और सम मराइन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो लिख लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, अब इनके यूनिक फीचर, ठीक है। अच्छा, इसके सेल वॉल के पैनल से इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
ग्रीन एल्गी मैंने आपको बताया था, ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी। ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो अगर उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यूनिसेलर, तो लिख दें फटाफट फटाफट। चलो अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर। मैम क्या बता रहे हो आप, अब सुनते जाओ, सबसे काम की बात। स्ट्रक्चर में मैंने आपको यानी इनके फॉर्म्स, यानी किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, तो आपको फॉर्म्स किसकी याद रखनी है, ग्रीन एल्गी की याद रखनी है। ब्राउन और उसकी मत याद रखना भले ही, रेड की, बट ग्रीन एल्गी की तो याद रखो, जो बुक में दे रखा है बच्चा, आपको याद रखनी पड़ेगी। सुनो ध्यान से। सबसे पहले फॉर्म में अपन ने लिखा था यूनिसेलुलर एल्गी, याद है कुछ? यूनिसेलुलर एल्गी फॉर्म में कल मैंने बताया था कि अपन 4 तरीके के पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर, अच्छा फिर मैं सारे लिख देती हूँ। यूनिसेलुलर के साथ अपन दूसरा कौन सा लिखेंगे, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में आपके फिलामेंटस भी आ सकता है बच्चा ना, ठीक है। मल्टीसेलुलर के साथ साथ आपके दूसरा है, अच्छा इसमें फिलामेंटस लिख लेना, फिर बोलोगे मैम क्या लिख दिया, ठीक है, है ना। हाँ, तीसरा था आपके, सुनते जाओ, एडवांस्ड। अच्छा एडवांस में बाद में साइड में लिखूंगी। फिलामेंटस के साथ अपने कौन सा था, एक तो कॉलोनियल एल्गी, और एक और है जो आपके बुक में ये नाम तो नहीं लिख रखा बट एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, एडवांस फिलामेंट यानी बहुत ब्रांच और एडवांस्ड है ये। चलो अब बात करते हैं पहले यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर एल्गी में 2 एग्जाम्पल आते हैं, ये बच्चा आपको याद रखने पड़ेंगे, ये तो कुछ मत करो बट ये तो याद रखो तुम, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी में 2 आते हैं, एक तो आते हैं आपके क्लोरेला, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये दोनों आपको रटने पड़े, कुछ भी करो बट याद रखो, ये दोनों आर यूनिसेलुलर एल्गा। क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर एल्गा। और एक और है अगर आप ध्यान दो तो, लिंक है, फिर मैं अभी नहीं बताऊं क्योंकि इसमें आपके है नहीं। स्पाइरुलिना भी इसी के अंदर आता है, लेकिन आपको ये दोनों तो याद रखना है। अब बात करते हैं नॉर्मल फिलामेंटस। नॉर्मल फिलामेंटस मतलब बस एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिलामेंटस एल्गी अपन ने किसके लिए पढ़ा था, एक तो अपन ने पढ़ा था यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, और एक और था जो मैंने कल बताया था क्लेडोफोरा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, दूसरा स्पायरोगाइरा, ठीक है, और तीसरा है क्लेडोफोरा। बच्चा ये क्लेडोफोरा वाला जो टॉपिक आपके है ये आपके फोटोसिंथेसिस में दे रखा है, खैर फिर भी आप ध्यान रखना है। क्लेडोफोरा, स्पायरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ये तीनों कैसे होते हैं, फिलामेंटस, नॉर्मल फिलामेंटस एल्गी होते हैं। डायरेक्ट मैं भी डायग्राम में चारों का एक साथ बना दूंगी। कॉलोनियल तो जानते ही हो अच्छे से, कॉलोनी बना के रहते हैं, तो मैंने कॉलोनी और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस ही बताया था। मल्टीसेलुलर में जो सेल्स होंगी एल्गी की वो एक साथ को रिलेट होकर काम करेगी, कॉलोनी में भले साथ साथ रह रहे लेकिन कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है। तो कॉलोनी में एग्जाम्पल है अपने पास वॉलबॉक्स, ठीक है, ये तो अपन को अच्छे से याद होगा वॉलबॉक्स, ठीक है। और एडवांस फिलामेंट, मैम ये क्या चीज़ है, अब एडवांस फिलामेंट ये सुनो बड़ा, एडवांस फिलामेंट में अपने है कारा, क्या है बच्चा, कारा, ये आपको ध्यान रखना है। कारा आपके दे रखा है, एडवांस मतलब ब्रांच, ज़्यादा हाईली डेवलप्ड, एडवांस फिलामेंट मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच है और हाईली डेवलप्ड है, देखना बुक के अंदर, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम में रखा है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, समझ में आ गया, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपके ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर फॉर्म की किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनली ये ज़्यादा स्ट्रक्चर वेरी करते हैं फॉर्म में, ज़्यादातर ग्रीन एल्गी ही वेरी करते हैं, ब्राउन रेड में इतना नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। तो क्लियर हुआ। यूनिसेलुलर में कैसे रहेंगी, ये सेलुलर बस सेल्स रहेंगे। इसमें कैसे रहेंगे, फिलामेंट लाइक। इसमें कैसे रहेंगे, ये इस म्यूसिलेजस लेयर होगी और उसमें यहाँ पर ये बहुत सारे स्पोर्स होंगे, या वो बहुत सारी एल्गी होगी। अब इनको कोई एक दूसरे से मतलब नहीं होता, रहते साथ में लेकिन, और एडवांस मतलब ऐसे, ये फिलामेंट, फिर 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 ऐसे एडवांस रहते हैं। क्लियर। तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम अपने बुक में है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, बस एक जगह आके कटा। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। तो ये तो हो गया आपका ग्रीन एल्गी का पहला हैबिटेट का नाम, दूसरा अपन स्ट्रक्चर। अब अपन पढ़ेंगे सेल की डिटेल की ग्रीन एल्गी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। चलो हटा दूँ मैं इसको, हटा दें, चलो हटा देते हैं। हाँ, तो अपन को तीसरा क्या पढ़ना है, सेकेंड, ये फर्स्ट, सेल डिटेल। सेल की डिटेल पढ़नी है। अब बोलो मैम डिटेल कैसे, अरे बच्चा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कल ही। हाँ, सबसे पहले सेल डिटेल में ही चारों। पहला सेल वॉल, अरे मैम ये तो आता है, हमको कल बात करी थी कि सेल वॉल जो होती है वो किस किस की बनी थी, सेलुलोज प्लस 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 सेलुलोज और पैक्टीन की बात करी थी अपन ने। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो सेल वॉल होगी, मान लो ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है, तो ये इनर वाली, ये आउटर वाली, तो इनर वाली बनी हुई होगी इसकी सेल वॉल सेलुलोज की, तो इनर सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, ये बुक में लिख रखा है, ठीक है।
और जो आउटर होगी, आउटर सेल वॉल होगी, किसकी होगी बच्चा? पैक्टिन या पैक्टोज की। लिख रखा है ये पैक्टिन, या आपकी बुक में लिख रखा है पैक्टोज की। बच्चा OSE आ रहा है, मैंने बताया था बायोमोलिक्यूल में तो क्या होती है? शुगर होती है। तो पैक्टिन किसकी बनी होती है? शुगर की। चलो बढ़िया। और सेलुलोज भी किसका बना होता है? OSE, तो ये भी शुगर का होता है। खैर ठीक है ना। दूसरा क्या बात करी थी अपने? पिगमेंट, ठीक है ना। सेल वॉल में पहला हो गया अपने पास सेल वॉल, दूसरा है पिगमेंट। पिगमेंट बच्चा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी प्लांट हो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। तो इसमें CHLA तो होता ही होता है, इसके साथ साथ इसमें CHLB प्रेजेंट होता है। ये अपन ने बात करी थी, ठीक है, ये इसके अंदर मेंशन था, इसी की वजह से ये ऐसे होते हैं। दूसरा अपन ने बात करा था फ्लैजेल। अब यहाँ पर सुनो, कल मैंने आपको बोला था रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इनके अंदर किसी भी स्टेज में। रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला किसी भी स्टेज में फ्लैजिला, ये हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, ये बुक में मेंशन कर रखा है, देखना। अब सुनो, फ्लैजिला में बच्चा मैंने बोला कि ये कैसे होंगे? मोटाइल स्पोर्स, यानी इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये बात आपको पता है, इन लोकोमोशन कर सकते हैं क्योंकि मोटाइल होते हैं। अब सुनो, ग्रीन एल्गी में मान लो ये किनकी सेल है, ठीक है, तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो मानो तो याद रखो ग्रीन एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल प्रेजेंट होते हैं। एपिकल का मतलब जानते हो? एपिकल का क्या मतलब होता है? एक जगह, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एपिकल सरफेस पर एपिकली प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 2 से 8 तक हो सकती है। ये है काम की बात। मैंने बोला था ना कि मैं फ्लैजिला के बारे में सिर्फ आपको ऊपर से बता रही थी कल, लेकिन मैं आपको बोला था जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी तो मैं आपको एक पॉइंटर बताऊंगी फ्लैजिला में, कि वो ये पॉइंट है कि ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इनकी सेल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, लेकिन इनकी जो संख्या होगी वो 2 से 8 हो सकती है, और वो हमेशा एपिकल प्रेजेंट होगा। एपिकल का क्या मतलब होता है? एक जगह झुंड में प्रेजेंट होंगे, एपिकल की साइड में होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, समझ में आ गया? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा आपको क्या दे रखा है? चौथा जो सेल डिटेल है ना, क्या दे रखा है? स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये जो होते हैं इनके अंदर जो स्टोर फॉर्म होता है, तो मैंने आपको बोला था पहले खाना बनेगा तो किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन स्टोर किसके रूप में होगा? स्टार्च और ऑयल्स वाला मेंशन कर रखा है आपकी बुक में। तो एक तो स्टार्च एंड ऑयल्स के रूप में यहाँ पर ये फूड स्टोर करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। तो ये तो था इनका सेल डिटेल। तो क्लियर हुआ आपको? समझ में आया क्या है क्या नहीं है? अच्छा, ये इनके लिए एक लाइन लिख रखी है, ये ग्रास ग्रीन जैसे दिखते हैं, वैसे बात है ग्रीन है तो ये कैसे दिखेंगे? ग्रास की तरह दिखेंगे, तो ग्रास ग्रीन बता रखा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? बढ़िया। तो ये था अपना सेल डिटेल। अब अपन को क्या पढ़ना है? अच्छा, अब आपको पता है बच्चा, अब सुनो, अब सुनते जाओ। आपको पता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा? क्लोरोप्लास्ट में। तो इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली ये कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात है। अब बच्चा कुछ आपके दे रखा है ऐसा कि ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वेरी करते हैं, यानी अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मतलब स्पाइरल हो सकता है, ठीक है, जिसमें स्पाइरुलिना के अंदर, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, रेटिकुलेट हो सकता है, पियर शेप हो सकता है, कप शेप हो सकता है। देखना ये बुक में दे रखा है आपके, तो मैं ये लिखूंगी नहीं, मैं से आपको बता रही हूँ। अब मेन क्या बात है वो सुनो। तो इसको चलिए काम करते हैं, मिठाई देते हैं, फिर बोलोगे मैम लिखा नहीं है आपने। लिखते नहीं हो मैम आप, बता दूँ? हाँ, अब सुनो, मैंने बोला दूसरा, ये तो हो गए 4 पॉइंट, सेल डिटेल हो गई। अच्छा, अब सुनो, दूसरा पॉइंट है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर में इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, ये पता है आपको मैम, ये तो पता है हमको। अब सुनो, मान लो क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, और ये क्या होते हैं? ग्रेना। ध्यान है? अच्छा, और इन्हीं के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, बताया आपको मैम, ये तो ध्यान है हमको। अब सुनो, है ना, ये इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो बच्चा ये जो अपन जो नॉर्मली जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं वो हमेशा राउंड शेप होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कप शेप, रेटिकुलेट, स्पाइरल शेप हो सकते हैं, है ना। बुक में दे रखे हैं 2-3 लाइनें, उसको आप टिक लगा लेना, मैं लिखूंगी नहीं इसको, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, उसको टिक लगा लेना कि क्वेश्चन आता है कि किस एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का क्या बोलते हैं उसे? मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर वेरी करता है, तो किस में करता है? ग्रीन एल्गी में वेरी करता है, ठीक है। एक बात तो ये। अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, है ना, अगर इनका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप होता है तो किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना। बस ये वाला याद रख लेना, स्पाइरुलिना एक ऐसी ग्रीन एल्गी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप होता है, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप होता है, बस ये वाला याद रखना, और नहीं याद रखने हैं, ठीक है, मैं छोड़ दिया मैंने तुमको, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब एक मज़ेदार बात, इनके क्लोरोप्लास्ट में ध्यान से सुनो, इनके क्लोरोप्लास्ट में यहाँ बीच में जो मटेरियल भरा पड़ता है उसको शायद स्ट्रोमा बोलते हैं, हाँ मैम बोलते तो हैं।
यहाँ पर कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर एक बॉडी बनाई है और उस बॉडी का नाम है पायरिनोइड्स। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पायरिनोइड्स? वैसे देखो, पायरिनोइड एक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन और ना स्टार्च की बनी होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, मान लो ये है आपके, ये प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, अपना टर्शरी और क्वाटनरी प्रोटीन है, मान लो क्वाटनरी या टर्शरी प्रोटीन है। इसके बाहर एक लेयर है ऐसी जो स्टार्च की बनी है। तो मतलब इनर वाला जो होगा वो तो होगा प्रोटीन, ठीक है, ये है इनर, ये आता है क्वेश्चन। और जो आउटर वाली जो होगी वो होता है अपने स्टार्च, ठीक है, ये होते हैं अपने पास आउटर। अब क्वेश्चन आता है कि पायरिनोइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपको बोला कि प्रोटीन और स्टार्च का मिला जुला भगत एक स्ट्रक्चर बॉडी, उसको पायरिनोइड्स बोलते हैं। और इन दोनों को साथ में कहते हैं पायरिनोइड्स। और जो क्या स्टार्ट करते हैं, मतलब ये प्रोटीन स्टार्च को स्टोमुलेट करके रखेंगे, स्टोरेज करके रखेंगे कुल मिलाकर, ठीक है। तो स्टार्च कहाँ होती है? इसके बाहर होती है, प्रोटीन इसके अंदर होता है, याद रखना। और इस पूरी बॉडी को अपन पायरिनोइड्स बोलते हैं, जो किसमें पाया जाता है? ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये आपके मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी के लिए। क्लियर? बढ़िया, तो समझ में आ गया है ना। अब एक बार इसको अच्छे से बुक में पढ़ना तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है आपकी रिप्रोडक्शन। बच्चों देखो, रिप्रोडक्शन में मैंने आपको फिर बोला, क्या बोला था? तीनों टाइप का, सेक्सुअल भी होगा, वेजिटेटिव भी होगा और असेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, बुक में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बोला जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, ओगेमस और इनमें बन सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो मोस्टली इसमें कौन से थे? बस फ्यूकस को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम्पल बताया वो सब याद कर लेना। मैंने पीछे बताया था ना अभी वो सारे, क्योंकि फ्यूकस किसमें था? ब्राउन एल्गी में, तो उसमें बताऊंगी ना, इसमें क्यों बताऊँ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था अपने पास सेरा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ग्रीन है, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मेजॉरिटी नंबर में पाए जाते हैं। कहिए तो आप समझदार हो, खुद कर लोगे। क्लियर? तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या देखें? क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स। ये 6 तो आपको याद रखने ही रखने। और एक और है यूडोरिना, अगर याद रख सको तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल लिख लेना एनसीईआरटी में, यूडोरिना। यूडोरिना एक ग्रीन एल्गी होती है, याद रखना, यूडोरिना एक ग्रीन एल्गी होती है। ये आपके एम्स लेवल का क्वेश्चन है, यूडोरिना इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो उसमें एक मेंशन कर लेना बुक के अंदर। समझ में आ गया? बढ़िया कि मैम हाँ ठीक है। अब हो गया ग्रीन एल्गी, समझ में आ गया अब तो? हाँ, तो ये ग्रीन एल्गी अपने कंप्लीट। अब ब्राउन और इसमें इतना नहीं है ना, तो अपन ब्राउन और रेड को फटाफट देख लेते हैं, देन अपन स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। चलो बता दो इसको, बता दे, चलो। हैबिटेट वगैरह ये नॉर्मल वाटर में होते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं, और नॉर्मली किस में मिलते हैं आपको? ये फ्रेश वाटर में भी। तो ये मराइन, मोस्टली मराइन में मिलते हैं, ध्यान रखना, मोस्टली मराइन में, ठीक है। मराइन के साथ साथ ये फ्रेश में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है इनका, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये थैलस लाइक होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा, एक बात ध्यान रखो कि ये ब्राउन एल्गी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर है ना लार्ज मैसिव बॉडी बनाते हैं, लार्ज मैसिव बॉडी बनाते हैं। यानी देखो कैसे, देखो आप समझो कैसे होते हैं। मतलब जैसे देखो, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटी सेल्स है, ठीक है। इसके साथ साथ ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल्स है ना, कुछ ऐसा। तो मतलब क्या होता है, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। मैसिव की बॉडी होती है, फैल जाता है, मैसिव मतलब पूरा फैल जाता है। मैस का मतलब क्या होता है? फैल जाना। तो ये 100 मीटर्स तक फैल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्गी ज़्यादा अमाउंट में मैसिव बॉडी बनाती है, तो ध्यान रखना ब्राउन एल्गी, ठीक है। और इसको मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें आप, इतना तो माफ़ कर ही सकते हो अपनी मैडम को तुम, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो ये होता है। अब बच्चा आपकी बुक में दे रखा है कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, जब ये मैसिव बॉडी बनाते हैं तो इनके 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉन्ट, स्ट्रिप और होल्ड फास्ट, ये बोलते हैं शायद, हाँ। तो इसको तो बोलते हैं स्ट्रिप या स्टाइप, देख लेना तुम, जिससे जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अपन होल्ड फास्ट, और इसको बोलते हैं अपन फ्रॉन्ट। अब बच्चा क्वेश्चन क्या आता है ये सुनो, और बोलोगे मैम क्या ये क्या बता रहे हो आप, कॉमन चीज़ें मैम, सुनो बात सुनो।
अब देखो बच्चा, ये माइक्रोस्कोपिक है, अब ये तो फैलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है वो वाला स्ट्रक्चर फैलेगा। अब सुनो, ये है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस है ये क्या है? एक्टोकार्पस का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। एक्टोकार्पस एक एग्जाम्पल है किसका? ब्राउन एल्गी का। अब सुनो, एल्गी में अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाला वो पार्ट जो किससे जुड़ा हुआ है? बेस से। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बताऊंगी मैं। वो पार्ट जो फ्रॉन्ड को होल्ड फास्ट से जोड़ के रखेगा वो इस टाइप। और फ्रॉन्ड क्या होता है बच्चा? देखो अब सुनो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो है ना, एक तो लेग पीस नहीं लग रखा, चिकन का लेग पीस नहीं लग रहा। हाँ वैसे लग रहा है, लेकिन उसको मानो मत ऐसा, ठीक है? हाँ, भूख लग जाती है, क्या बोल रही हूँ मैं भी, है ना? तो बात नहीं सुनो, है ना? क्या बोल रही थी मैं? तुम्हारे चक्कर में देखो मैं टॉपिक भूल गई। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी होल्ड फास्ट, स्टेप और अब तुम अगर इन तीनों को ध्यान से देखो तो तीनों तुमको कैसे लग रहे होंगे? रूट, स्टेम और लीफ जैसे लग रहे होंगे ना? हाँ मैम, लग तो वही रहे, लेकिन एक मजेदार बात बताऊँ, सुनना। फ्रॉन्ड जो होता है वो तो लीफ जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि फ्रॉन्ड ही फोटोसिंथेसिस करेगा। सुनना ध्यान से, फ्रॉन्ड ही फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी ये लीफ लाइक बिहेव करेगा। और बोले मैम नई बात बताओ ना। अरे रुको तो सर, नई बात ही बात करेंगे, रुक जाओ, शांति रखो, तुम थोड़ा सब्र रखा करो, ठीक है? तो मतलब फ्रॉन्ड ही क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। अरे मैम ठीक है, ये आ गई बात समझ में। दूसरा, स्टाइप भी चलो एक स्टेम की तरह बिहेव करेगा कि लीफ को बेस से जोड़ेगा। हाँ ठीक है, ये भी अपन मान लेते हैं कि स्टाइप भी बिहेव करेगा स्टेम लाइक, ठीक है मैम, मान लिया। लेकिन होल्ड फास्ट इज नॉट बिहेव लाइक रूट, ये काम की बात है। तो चौक ही नहीं खा चल गई चौक से। तो मैंने क्या बोला? ये हो गया सेकेंड। क्या बोला मैंने? होल्ड फास्ट नॉट बिहेव लाइक रूट्स। बच्चा अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये तो जोड़ ही तो रहा है मैम, तो जैसे रूट जोड़ती है, इस स्टेम को उससे जोड़ के रखती है, तो मैम ये भी। बच्चा रूट का फंक्शन होता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। क्या ये करेगा? कुछ काम नहीं होता इसका काम है सिर्फ जोड़ के रखना, सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर को नीचे से जोड़ना। क्या इसका कोई काम होता है रूट के जैसा? नहीं होता। अब बोलो मैम है ना काम की चीज़? ये है काम की चीज़ कि फ्रॉन्ड तो लीकेजेस बेस, क्योंकि यही पूरा फैलता है। पता देखो, ये है इतनी सी, ये तो है, मान लो क्या बता रही हूँ मैं भी, जैसे मान लो पूरा का पूरा ये है, तो ये वाला जो है पार्ट ये है होल्ड फास्ट, ये पूरा स्टिप और ये पूरा फ्रॉन्ड। अब ये फ्रॉन्ड, ये तो ऐसा कैसे रहेगा? अब ये पूरा फैल जाता है, ये पूरा का पूरा फैल जाता है फ्रॉन्ड, और फैल के एक मैसिव बॉडी बनाता है। तो कुल मिला के मैसिव बॉडी बना कौन रहा है? ये फ्रॉन्ड बनाता है, ना कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही रहते हैं, ये एक जगह रहते हैं और ये पूरे ऐसे फैल जाती है, और यही एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आई बात समझ में? हाँ, तो देख लो, अब लिख लेना एनसीईआरटी में, इसको क्वेश्चन आ रखा है आपकी जिपमर में, तो क्लियर हुआ। तो ये बात हो गई, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब अपन बात करेंगे सेल डिटेल। सेल डिटेल में सबसे पहले बताओ सेल वॉल। अरे मैम आता है हमको, तो सेल वॉल बताओ बच्चा। सेलुलोज की, और सेलुलोज के साथ साथ कौन मिला रहता है? एल्जीन। कौन होता है बच्चा? एल्जीन। ये बात अपन ने बात करी थी। चलो दूसरा है पिगमेंट। ये तो आता है आपको मैम, हमको कुछ नया बताओ ना। CHLA और CHLC ये होता है। तीसरा फ्लैजिला। हाँ अब है नई बात, अब तुम सुनते जाओ बात को। देखो बच्चा, मैंने आपको बोला था ग्रीन और ब्राउन दोनों में आपको फ्लैजिला मिलेगा, मिल रहा है। बट यहाँ पर फ्लैजिला जो होगा वो लेटरल साइड प्रेजेंट होगा। मैं डायग्राम बताऊंगी, रुक जाओ। वहाँ एपिकल था, ग्रीन एल्गी में एपिकल था, यहाँ लेटरल था, प्लस इनकी जो संख्या होती है वो ये कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गई बच्चा, ये लिखना, ग्रीन एल्गी में इक्वल फ्लैजिला होते हैं। आई एम सो सॉरी बच्चा, ये बताना भूल गई मैं, ये लिख देती हूँ ना। ग्रीन एल्गी में इक्वल फ्लैजिला होते हैं, जितने भी 2 से 8 वो जो फ्लैजिला थे ना, वो सारे के सारे इक्वल फ्लैजिला थे, है ना। बताओ, इतना कुछ बताने के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल जाती काम की बातें, ठीक है। और यहाँ अनइक्वल फ्लैजिला होंगे, और प्लस इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी, बस। अब डायग्राम बता दूँ? हाँ मैम डायग्राम बता दो, समझ में आ जाएगा हमको। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम देखो, ये है कंगिया। हाँ ये मान लो ये है एल्गी, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ऐसा होगा। देखो लेटरल साइड ये नंबर में कितने हैं? 2 है लेटरल, और लेटरल जुड़े हुए और अनइक्वल है, एक बड़ा एक छोटा। यानी कैसे होता है? एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, यही क्वेश्चन आता है किस एल्गी में?
अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी इनकी जितने भी स्पोर्स बनेंगे उनमें अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाएंगे और इनके अंदर जितने भी स्पोर्स बनेंगे उनमें इक्वल फ्लैजिला पाए जाएंगे। यही आता है क्वेश्चन। तो आया समझ में? क्लियर, ठीक है। और एक और था स्टोरेज। स्टोरेज का बच्चा आपको पता है, इनका जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज किसमें रूप में होता है ये, है ना, बताओ। एक तो मैनिटोल और उसके साथ साथ मैनिटोल के साथ लेमिनेरिन में, ठीक है। ये दो स्टोरेज। अच्छा हाँ, पिगमेंट की बात करें तो हाँ आपको बता दिया था वैसे तो मैंने, पिगमेंट में एक और होता है फ्यूकोजेंथिन। अब अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा मैं ना ये मिटाऊँ थोड़ा सा इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा लिखना है। इसको मिटा दूँ क्या? अच्छा लग रहा है वैसे ये लिखा हुआ, मैं फिर मिटा देती हूँ ना। चलो बच्चा सुनो, पिगमेंट में मैं एक चीज़ और बता दूँ बच्चा, एक एडिशनल पॉइंट है, नोट है ये, नोट, पैसा वाला नोट नहीं, पैसा वाला नोट। बच्चा देखो, इनमें CHLA प्रेजेंट होगा, CHLB प्रेजेंट होता है, सॉरी C, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें एडिशनल मैंने बताया था एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका क्या नाम है बच्चा? फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है नहीं होता है बच्चा। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, जब दुनिया में जो एल्गी आई थी वो सबसे पहले ग्रीन ही थी। सबसे पहले जो दुनिया में जो एल्गी आई थी वो ग्रीन ही थी। तो एल्गी का जो ग्रीनिश कलर है उसको ऑलिव ग्रीन बोलते हैं। अब ब्राउन एल्गी दिखेगी कैसे अपन को? ब्राउन दिखेगी। कैसे दिखती है अपन को? ब्राउन दिखती है। तो बच्चा ऑलिव ग्रीन से ये जब ब्राउन की तरफ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन का पिगमेंट कितना है, उस हिसाब से जितनी जल्दी ब्राउन होगी। मतलब कहने का मतलब है फ्यूकोजेंथिन ही ये डिफाइन करेगी कि इनके अंदर अगर किसी भी एल्गी में फ्यूकोजेंथिन की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्राउन होगा, और अगर कम है तो ब्राउन तो होगा लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में ब्राउन नहीं होगा। तो फ्यूकोजेंथिन ऐसा कलर होता है जो ऑलिव ग्रीन यानी ग्रीन एल्गी को ब्राउन एल्गी बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्या करता है? ब्राउनिश कलर देने का काम करता है, ब्राउनिश कलर शो करेगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन ही क्या करता है बच्चा? ऐसा पिगमेंट होता है जो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो ब्राउन दिखते हैं तो क्वेश्चन आता है, अब ग्रीन दिख जाते तो ब्राउन क्यों दिखे? तो कुछ ना कुछ तो होगा उनमें, तो हाँ ठीक है। चलो तो ये तो हो गया अपना, तो ये बात, तो ये तो हो गई सेल डिटेल। अब अपन बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होगा, असेक्सुअल यानी वेजिटेटिव भी होगा, और फ्रेगमेंटेशन वो भी होगा, सब कुछ होगा इनमें। अब इसमें आपको इतना याद नहीं रखना है, बस एक याद रख लेना, फ्यूकस में जो होता है वो oogamous पाया जाता है। तो लिखवाया था मैंने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी, लेकिन वो बस मैंने आपको बोला था कि फ्यूकस का उसमें जोड़ देना। तो फ्यूकस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो oogamous टाइप गैमेट बनाते हैं, ठीक है, याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल आपके एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, देखो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सागरसम, है ना, और फ्यूकस और डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। कर लोगे ना? हाँ मैम कर लेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये इसके एग्जाम्पल देखने में लिख नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल बुक में जो ही वही बताऊँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही मैं। इसके लिए एग्जाम्पल को एक्स्ट्रा यू डोंट नहीं है, बस वो इसका ध्यान रखना है ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो ये तो था अपना ब्राउन एल्गी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ये वाली जो मेन जो बात बताई नहीं वो ध्यान रखना, आज मैंने बहुत एडिशनल चीज़ें बताई इसके अंदर, वो लिख लेना बुक के अंदर, छाप लेना उसमें, ठीक है। अब बचा अपना रेड एल्गी, छोटा सा ये बच्चा ये वाला, फिर अपन इसके इकोनॉमिक फीचर करेंगे, बता दो। चलो अब अपन देखते हैं रेड एल्गी। थर्ड जो एल्गी है अपने रेड एल्गी, तो इजी है, इसमें ज़्यादा इतना है नहीं, है ना। इसका बस एग्जांपल ज़्यादा पूछ लेते हैं। हैबिटेट वही मराइन, फ्रेश में, वाटर में ले सकते हैं, देख लेना बच्चा ये वाला ना। सेकंड इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो बच्चा मैं आपको बता दूँ, इनके अंदर जैसे भी स्ट्रक्चर हो, ज़्यादा ये इतने फॉर्म में नहीं पाए जाते, बट ये नॉन मोटाइल होंगे। ज़्यादा याद रखना है, इनके अंदर आपको नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स ही दिखेंगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा अब इसके सेल डिटेल की बात करते हैं। तो अगर सेल डिटेल करें, सेल डिटेल के लिए वही 4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया। पहला सेल वॉल बताओ जल्दी, आपको याद है मैम? एक तो सेलुलोज, ठीक है, और R फॉर कार्जिन, ठीक है, ये 2 होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पिगमेंट की बात करी थी अपन ने, तो एक के अंदर CHLA और
डी पाया जाता है। CHLA और CHLD होता है। इसके साथ साथ इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन। बात करी थी अपन ने, इरिथ्रिन मतलब याद रख लो, रट लो इसको, फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रिन मतलब RBC, RBC कैसी होती है, रेड होती है, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। तीसरा फ्लैजिला, क्या इनमें फ्लैजिला होगा, एब्सेंट कर दो, एब्सेंट कर दो। इतनी देर से चिल्लाए जा रही हूँ मैं कि रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कर दो एब्सेंट, एब्सेंट कर दो, ठीक है। और सेल डिटेल में कौन सा था, स्टोरेज, स्टोरेज बताओ जल्दी, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब इतनी बार लिख दिया, अब तो याद कर लेना तुम। फ्लो 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 में हो जाता है, फ्लोरेडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च इसके फॉर्म में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ऐसे लिख रखा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, ऐसे लिख रखा है भाई, है ना, सिमिलर टू ग्लाइकोजन, ये ऐसा लिख रखा है भाई, ठीक है। और अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन पढ़ा था अपन ने, ग्लाइकोजन में पढ़ा था अपन ने अमाइलोपेक्टिन, दो चेन थी, एक तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच वाली स्ट्रक्चर, तो लिख लेना ना, अमाइलोपेक्टिन मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल के बराबर होता है, बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। ये तो हो गया सेल डिटेल, क्लियर। अब अपन को क्या देखना है इसका, हाँ इसका सेल डिटेल में। अच्छा रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बच्चा इनमें मैं आपको बता देती हूँ, तीनों टाइप से होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बस एक ही ध्यान रखो, अगर इनमें स्पोर्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, अप्लेनोस्पोर्स, ये बात याद रखना। उन दोनों में कैसे स्पोर्स बने थे, जू स्पोर्स बने थे, बात करिए अब अपन, क्योंकि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अप्लेनोस्पोर, यही है काम की बात, क्योंकि अप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, अप्लेनोस्पोर्स बनेंगे, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और उन दोनों में कैसे बनेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन, जू स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, देख लेना आप लोग। और इसके एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपके दे रखा है प्रोफाइरा, है ना, आपके ग्लेसिरेलिया, जेलिडियम, तो ये आपके एग्जाम्पल देखे किसके, आपके रेड एल्गी। तो ये तीनों कंप्लीट हो गया। तो देखो अपन एल्गी के फीचर्स कर लिए, एल्गी के साथ साथ अपन जितने भी इसके फीचर्स है वो करें। एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, है ना, कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और जितनी भी एल्गीज है, ये प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे। और फोटोसिंथेसिस जब भी होती है तो आपको पता है ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में या फोटोसिंथेसिस करके जब खाना बनता है और खाने के साथ साथ जब ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीजनिक रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजेनिक रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजनेस फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो मोस्टली प्लांट्स, मोस्टली क्या सभी प्लांट्स ऑक्सीजनिक ही क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन सब में भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, लिख देती हूँ मैं। एल्गीज में कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजेनिक क्या होता है बता दिया मैंने, ऑक्सीजन मतलब जब फोटोसिंथेसिस, अब रिएक्शन जानते हो ना फोटोसिंथेसिस के सभी, तो उसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है क्या, बस वही है। अब आप सोच रहे हो मैम क्या ऐसी कोई फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल होती है बच्चा। बैक्टीरिया के अंदर अगर आपने सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा हो, एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, सुन लो, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एक सल्फर बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने, जो ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिबरेट करते हैं, तो वहाँ सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। और मोस्टली क्या सभी प्लांट्स ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए मैंने बताया, मैं सोचा एंड में बता दूं, इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, बस एक चीज़ थी। तो जितने भी अपन एल्गीज पढ़े इन सभी में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं सन की राय से, क्लियर। पढ़िए, अब अपन को पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो सब अपन ने पढ़ ली एल्गी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अपन फटाफट, जो आपकी दे रखा है, ठीक है। हटा दूँ मैं इसको, हाँ हटा देंगे। तो अपना लास्ट है अपना टॉपिक, फिर अपना एल्गी कंप्लीट। अब अगर कुछ छूट गया, वैसे तो नहीं छूटा है मेरे हिसाब से, तो मैं खुद भी पूरी बुक में देख कर ही आती हूँ, जब कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो एक बार देख कर आती हूँ बुक के अंदर कि कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, और छूट भी जाता है तो बच्चा मैं फिर एक्स्ट्रा आपको नए लेक्चर, दूसरे लेक्चर में बता देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा वैसे, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब अपन पढ़ेंगे एल्गी की इकोनॉमिक फीचर्स। अब बच्चा ऐसा लिख रखा है, ऐसा लिख रखा है कि एल्गी जो होते हैं वो 50% CO2 को फिक्सेट करते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट 50% CO2 को फिक्स करते हैं, जिससे सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा लिबरेट होती है। और ऑब्वियस बात है, लिबरेट ज़्यादा होगी ऑक्सीजन तो अपने लिए ही फायदेमंद है, ये लिख रखा है 2 पॉइंट। तो CO2 को ज़्यादा फिक्सेट करते हैं जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा लिबरेट होती है। तीसरा पॉइंट, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं फूड चेन में। प्राइमरी प्रोड्यूसर जानते हो,
यानी फूड बनाने का काम करेंगे, ना कि किसी से लेने का काम करेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी फूड जो साइकिल होती है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, कुछ एल्गी एडिबल भी होती है। एडिबल जानते हो, खाने लायक। अब तुम तो हो ही हपची, भूखे हो तुम तो, ठीक है। एडिबल एल्गी भी होती है कुछ कुछ, ठीक है। और एडिबल एल्गी की कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है? कम से कम 70 स्पीशीज़ ऑफ लाइन सुनो, मराइन एल्गी। ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो भाई खाने लायक तो है, लेकिन वो मराइन होनी चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मैं कुछ भी आपको कुछ नहीं जोड़ के बता रही, ठीक है। तो 70% स्पीशी एल्गी की होनी चाहिए, बट वो मराइन होनी चाहिए जो खाने लायक है, जिसमें आपके बता रखा है लेमिनेरिन, पोरफायरिन। तो लिख दूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, लेमिनेरिन है ना, दूसरा सागरसम, और तीसरा पोरफायरिन। तो बच्चा अगर आपको ध्यान हो, अभी अपन ने देखा सागरसम और लेमिनेरिन आते हैं ब्राउन एल्गी में, और पोरफायरिन आता है बच्चा आपके रेड एल्गी में। रट लो, कुछ भी करो बट ये राम रटो, ठीक है। चलो बढ़िया। दूसरा कौन सा है? चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट होता है कि कुछ एल्गीज ऐसी होती है जिनसे आप क्या निकालते हो, हाँ, कुछ केमिकल कंपाउंड्स निकालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एल्जीन एंड कार्जिनिन, ठीक है। अब वो एल्गी कौन सी होती है? एल्जीन तो अपन को निकलती है, एल्जीन कहाँ पढ़ा था अपन ने? BA यानी ब्राउन एल्गी से निकलती है। और कार्जिनिन कहाँ से निकलती है? R फॉर रेड एल्गी से। अब ये काम क्या आती है बच्चा? ये जो होती है आपके मोस्टली जैसे जैसे वो नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बच्चा? हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं बच्चा? हाइड्रोकोलाइड्स एक ऐसे कोलॉइड सब्सटेंस या सोल्यूशन होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। तो एल्जीन और कार्जिनिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। चलो 6 पॉइंट आपके क्या हैं? 6 पॉइंट है आपके वो क्या बोलते हैं, अगार भी निकाले जा सकते हैं। अब अगार कहाँ से निकालते हैं? मोस्टली अगार निकलता है बच्चा आपके रेड एल्गी से। अब रेड एल्गी में कहाँ से निकल सकता है? रेड एल्गी में आपके एग्जाम्पल दे रखा है ग्रेसिलेरिया, ठीक है, और दूसरा आपके कौन सा दे रखा है? ग्रेसिजेलिडियम, ठीक है। तो ये 2 ग्रेड एल्गी होते हैं जिससे अपन अगार। अब अगार क्या होता है? अगार एक न्यूट्रिटिव सोल्यूशन होता है जिसके 2 काम है। एक तो ये क्या करता है, वाटर के अंदर किसी चीज़ को डालते तो पिघल जाता है ना, तो ये क्या करता है, किसी चीज़ को जमाने का काम करता है। तो जमा रहा है किसी चीज़ को, तो ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम आता है। और इसके साथ साथ ये क्या आता है? माइक्रोब्स। मैंने बोला ना न्यूट्रिटिव सोल्यूशन है, ये न्यूट्रिटिव सोल्यूशन है बच्चा। तो ये माइक्रोब्स को ग्रो, पेट्री डिश में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो माइक्रोब्स को ग्रो करने में भी ये मदद करता है। याद रखना, अगार के बारे में आ रखा है क्वेश्चन, तो अगार में G आ रहा है, ठीक है। तो G फॉर ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, याद रखो इस चीज़ को। एल्जीन से याद रखो ब्राउन एल्गी जो मैंने बता दिया था, और कार्जिनिन में R फॉर रेड एल्गी, ठीक है। और 7th पॉइंट आपकी जो सबसे ज़्यादा है कि 2 एल्गी ऐसी होती है, एक है आपकी स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ये 2 एल्गी ऐसी होती है जो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस होती है। कैसी होती है? 2 काम होते हैं इसके, एक तो ये प्रोटीनेशियस होती है ना, दूसरा ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है। इस वजह से, इन दोनों की वजह से इसको स्पेस ट्रेवलर में भेजा जाता है। स्पेस ट्रेवल जो करते हैं ना, उनके वो बच्चा खाना तो लेके जा नहीं सकते, तो उनको ऐसे टैबलेट्स बना देते हैं स्पाइरुलिना क्लोरेला, बहुत प्रोटीनेशियस होती है, तो उनको डेफिशिएंसी नहीं होती। तो ये थे अपने 7 इकोनॉमिक फीचर किसके? एल्गी के। सारे एनसीईआरटी बेस्ड था, मैं आपको बस अच्छे समझा दिया। तो ध्यान रखना, इन दिनों में ज़्यादा ध्यान रखना, एल्जीन कार्जिनिन ब्राउन और रेड एल्गी से मिलता है, और एगार सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है आपको? रेड एल्गी से। और स्पाइरुलिना क्लोरेला, ये दोनों कौन से एल्गी होती है? अभी अपन ने पढ़ा था ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी होती है। तो क्वेश्चन आता है क्या ग्रीन एल्गी प्रोटीनेशियस होती है? यस, ग्रीन एल्गी प्रोटीनेशियस होती है, याद रखना, एनसीईआरटी है। तो आपको ये दोनों ना एग्जाम्पल देके ऐसा दे देगा ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोकोलाइड्स बनाने में ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी मदद करते हैं, रॉन्ग। हाइड्रोकोलाइड्स बनाने में ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मदद करते हैं। तो बच्चा इसलिए मैंने बार बार ये चीज़ लिखी है कि एग्जाम्पल और ये किस किस में आते हैं। तो कुछ मत करो, सबसे पहले तुम अगर कुछ याद नहीं हो रहा तुमसे, तुम एक काम तो कर सकते हो, एग्जाम्पल तो याद कर लेना। तुम्हारे खुद के जीव को तो शांति होगी, तो तुम कम से कम एग्जाम्पल याद करना, तभी जाके अगर एग्जाम्पल याद करोगे तभी जाके। वैसे तुम पहले बता देती, लेकिन मैं सोचा कोई मतलब नहीं है, पहले बता तो दूँ इनको एग्जाम्पल, तो देन फिर लास्ट में। तो आज अपना ये कार्यक्रम एल्गी का समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा आंसर तो एडिशनल था, वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब कुछ नहीं करना, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, मैम हमेशा एनसीईआरटी बोलते हैं, मैं तो बोलती रहूँगी, एक नहीं 10 बार बोलूँगी। तो कुछ नहीं करना तुमको, एनसीईआरटी पढ़नी है एल्गी की,
ठीक है, जितना था सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से क्या मतलब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा, और कोशिश करेंगे ब्रायोफाइटा एक एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम थोड़ी सहानुभूति रखना, कोऑर्डिनेट करके चलना। यस, करना है तो करना है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये अपना पास एल्गी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अच्छे से आप पढ़ना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि मैम ये समझ में नहीं आई, तो हम बता देंगे, सब दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो, तो इस लेक्चर को एंड करते हैं और अगले लेक्चर में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना, अगर पढ़ो तो एक बार ब्रायोफाइटा पढ़ लेनी है तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। थैंक यू।